और में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है। बैठक में पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। वहीं प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसएसपी वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। घरेलू हिंसा, यौन हिंसा और महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसे मामलों पर त्वरित एक्शन लेने की बात उन्होंने कही है और साथ ही जिलों के डीएम, एसएसपी ऐसे अपराधों की मासिक समीक्षा भी करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो भी अधिकारी ऐसे अपराधों को लेकर अच्छा काम करेंगे उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। वहीं लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात उन्होंने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 महीने बाद दोबारा इन तमाम मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। इसमें बिल्कुल आपने सही बात पूछी। इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन से, क्योंकि शिकायत के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारे माध्यम है। जो हम लोगों का 112 कंट्रोल रूम है पुलिस का, वो भी शिकायतों के लिए। उसमें अभी बता रहे थे वो लोग कि 6 महीने में 42,000 महिलाओं की शिकायतें आई जिन पे निस्तारण भी हुआ। तो शिकायत करने के लिए महिलाओं के पास बहुत सारे फोरम है। ये ऐप सिर्फ उनके रजिस्ट्रीकरण के लिए है, जिससे हम लोगों को पता रहे कि इस होटल में इतनी महिलाएं काम कर रही हैं, इस रिजॉर्ट में इतनी कर रही हैं, इस हॉस्पिटल में इतनी नर्सेस काम कर रही हैं। सभी के लिए है ये। सरकारी क्षेत्र में जो है, असंगठित क्षेत्र में है, जो मजदूर काम कर रही है महिला, वो भी कर सकती हैं। जो घरों में डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, किसी के घर में जो झाड़ू पोछा करती है महिला, उनकी भी अक्सर बहुत उत्पीड़न होता है, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। हम लोगों को ये जानकारी रहेगी जो पुलिस का सिस्टम है कि कहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं। अगर उनको, और हर 15 दिन में जो महिला सब इंस्पेक्टर है वो उनको कॉल करके उनकी कुशलता पूछेगी। अगर उसको किसी भी प्रकार की समस्या है, वो गोपनीय तरीके से उस महिला सब इंस्पेक्टर को बता सकती है। वो उसकी एक कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर आज ये बैठक हमने की है। ऐसे सभी मामले जो घरेलू हिंसा के हैं, यौन हिंसा के हैं या अन्य अपराध के हैं, उन महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी है, उन सब पर एक तो त्वरित रूप से कार्रवाई हो। प्रत्येक थाने पर एक महिला अधिकारी सब इंस्पेक्टर स्तर की जो है इस जांच में लगाई जाए और जितने भी मामले दर्ज होते हैं उन पर ठोस पैरवी हो। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी नियमित रूप से मासिक समीक्षा करें और जो मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई है उन सभी को हम जहां प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, वहीं अगर जो कोई जिम्मेदार जो लोग भी इसकी पैरवी में कम पैरवी करने वाले या ठीक प्रकार से पैरवी करने वाले नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करी है और अगले 1 माह बाद फिर से इसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ एक अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चलाएंगे। 2 ऐप आज यहाँ पर हम लोगों ने जारी किए हैं पुलिस विभाग ने और उनका डेमो भी किया है। वो ठीक प्रकार से काम करें, महिला सशक्तिकरण का और सुरक्षा दोनों के क्षेत्र में काम करें। साथ ही साथ जो हमारे महिला मित्र, ऐसा करके जो है एक हम लोग जागरूकता का अभियान चलाएंगे। प्रत्येक थाने और प्रत्येक हमारे कोतवालियाँ इस क्षेत्र में काम करेंगी, जिससे कि उनको प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनके सभी के अंदर एक विश्वास का भाव भी पैदा हो कि पुलिस और सरकार तत्काल इस पर कार्रवाई करेगी। 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का देहरादून में यह आयोजित होना है। लगभग तय इसको माना जा रहा है। केवल औपचारिक मोहर 16 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में लगनी है और ऐसे में विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हो गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि गैरसैंण हमेशा से ही बीजेपी के लिए गैर रहा है। पिछले 2 साल से गैरसैंण में किसी भी सत्र का आयोजन नहीं किया गया। वहीं अब एक बार फिर से सत्र को देहरादून में ही आयोजित करने की यह तैयारी की गई है। ये सरकार की कथनी और करनी उत्तराखंड के लोगों के सामने रखने का काम कर रही है। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का। 9 नवंबर 2000 में राज्य का निर्माण हुआ, 2 और राज्य बने। उन दोनों ही राज्यों को अस्थायी राजधानी मिल गई, लेकिन उत्तराखंड राज्य को अस्थायी राजधानी मिली। और भाजपा के लोग ये कहते हुए नहीं थकते थे, मोदी ने दिया, अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवारेंगे। और ये दुर्भाग्य उत्तराखंड राज्य का। इस राज्य के अंदर एक अस्थायी राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन अस्थायी राजधानी का इन 22 वर्षों में कोई अता पता नहीं। ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसको घोषित किया, एक दिन भी वहां से ना तो सरकार संचालित हुई और ना ही सत्र आहूत किया गया है। और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष जी ने जब दलीय नेताओं की बैठक थी, कहा था
कि हम गैरसैंण के अंदर सत्र जो है कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार गैरसैंण जाना नहीं चाहती है। उनके लिए तो गैरसैंण गैर हो गया है। और वही 14 अगस्त से अफ्रीकी देश गिनी नेवी की ओर से हिरासत में लिए गए हल्द्वानी के सौरभ स्वार समेत सभी भारतीयों की रिहाई के लिए आज परिजनों ने हल्द्वानी के बुध पार पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी से सभी की सकुशल रिहाई की मांग की है। परिजनों का यह भी कहना है कि रिहाई के लिए पिछले कई दिनों से सौरभ समेत अन्य भारतीय सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। आखिरकार अब उनको नाइजीरिया नेवी ने अपने हवाले ले लिया है और इसके बाद सौरभ का परिजनों से संपर्क कट गया है, जिससे परिवार वाले बेहद चिंतित हैं और सौरभ के माता पिता और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है और उसका छोटा बच्चा भी पिता की वापसी की आस लगाए बैठा है। वहीं इस मामले में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि उन्होंने विदेश मंत्री को इस मामले से अवगत करा दिया है और ऐसे मामले की छानबीन में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन सरकार बेहद गंभीर है और सभी को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। मैंने पूरा विवरण माननीय विदेश मंत्री श्रीमान जयशंकर जी को दिया है। उसमें छानबीन चल रही है। सरकार पूरी तरह से अपने लोगों के साथ है। जो भी वहाँ जैसी भी स्थिति होगी उसका अतिशीघ्र हमारे पास निर्णय आने वाला है, उसके बारे में जानकारी आने वाली है। 10 तारीख को मैंने स्वयं मिलके उनको पत्र प्रेषित किया है। वो पत्र की प्रति मैंने उसी दिन 10 तारीख को ही यहाँ के अपने जितने भी लोग हैं गोलापार से जिन्होंने दिया था उनको प्रेषित कर दी थी। मेरे पास आज भी वो रखी है। थोड़ा इस ऐसे केसेज में समय लगता है क्योंकि पूरी छानबीन विदेशों में होती है। वहाँ के कानून और हमारे कानून में थोड़ा अंतर है। क्या है कैसा है उसमें सरकार बहुत गंभीर रहती है ऐसे मामलों पर। मैं समझता हूँ 1 आध दिन में हमको पता लगेगा कि क्या रीजन है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।